वीडियो में 4 चीजों पर बात की गई है। पहला, कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। दूसरा, जजेस के अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है। तीसरा, जजेस की सीनियरिटी कैसे डिसाइड होती है। और चौथा, सरकार ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है कि आने वाले टाइम में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन सकते हैं। और इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के इस पर व्यूज देखेंगे। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को समझ लेते हैं। सिंपल शब्दों में कॉलेजियम जजेस का वो ग्रुप होता है जो ये तय करता है कि देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा और किस जज का ट्रांसफर कहाँ होगा। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के ही 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो ये सभी डिसीजन लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम को समझने के बाद जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को देख लेते हैं, क्योंकि यही वो सबसे क्रूशियल स्टेप है जहां पर सरकार इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है। सबसे पहले कॉलेजियम जजेस के नाम को डिसाइड करके लॉ मिनिस्ट्री को दे देती है। उसके बाद ये सभी नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो को दिए जाते हैं। आईबी हर एक नाम का बैकग्राउंड चेक करती है, उनकी पास्ट जजमेंट्स, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड या फिर उनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन, ये सभी चेक करने के बाद आईबी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लॉ मिनिस्ट्री को वापस दे देती है। बैकग्राउंड चेक करने के बाद अगर सरकार को सब कुछ ठीक दिखता है तो वो फाइल को आगे बढ़ा देते हैं। अगर सरकार को किसी नाम में कोई ऑब्जेक्शन है तो वो फाइल को रिकंसिडरेशन यानी कि दोबारा सोचने के लिए कॉलेजियम को वापस भेज देते हैं। अगर कॉलेजियम को लगता है कि सरकार के ऑब्जेक्शंस सही नहीं हैं, तो वो नामों को दोबारा सरकार के पास भेज सकते हैं। और कॉलेजियम ने अगर नाम दोबारा भेज दिया तो रूल्स के अकॉर्डिंग सरकार को उन नामों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इसके बाद ये फाइल लॉ मिनिस्ट्री से होते हुए पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसके बाद पीएमओ से होते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन करने के बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है, जिसके बाद ओथ सेरेमनी होती है। जजेस की सीनियरिटी कैसे डिसाइड होती है अब ये देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। अगर कोई जज किसी दूसरे जज से उम्र में बड़े हैं तो जरूरी नहीं कि वो सीनियर ही होंगे। सीनियरिटी इस बात से तय होती है कि किस जज ने किस डेट को शपथ ली थी। अगर एक ही दिन एक से ज्यादा जजेस शपथ लेते हैं तो सीनियरिटी इस बात से डिसाइड होगी कि उन्होंने शपथ किस ऑर्डर में ली है। जो जज सबसे पहले शपथ लेंगे वही सबसे सीनियर माने जाएंगे। अब ये सब देखने के बाद ये देखते हैं कि सरकार इनडायरेक्टली कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। जब कॉलेजियम 3-4 जजेस की लिस्ट सरकार को एक साथ देती है तब ये लिस्ट पहले से ही सीनियरिटी वाइज अरेंज करके देते हैं। जैसे इस लिस्ट में जिस जज का नाम सबसे पहले होगा वो सबसे सीनियर होंगे। ऐसे ही इस लिस्ट में तीसरे या चौथे नंबर पर आने वाले जज जूनियर होंगे और इसी सीनियरिटी के हिसाब से वो आगे चलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। लेकिन कई बार इस लिस्ट में जो सीनियर जजेस होते हैं वो सरकार को पसंद नहीं आते। सरकार नहीं चाहती कि आगे चलकर ये सीनियर जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि इन जजेस ने पहले कभी सरकार के खिलाफ जजमेंट दी हो। इसीलिए सरकार इस लिस्ट में जो सीनियर जजेस होते हैं उनको होल्ड पर डाल देती है और जूनियर जजेस के नाम अप्रूव कर देती है। इसका असर ये होता है कि लिस्ट में जो पहले जूनियर जजेस थे वो अब इनसे पहले शपथ ले लेंगे और सीनियरिटी में इनसे ऊपर चले जाएंगे। दूसरा ये है कि इस पूरे प्रोसेस में कि पहले फाइल लॉ मिनिस्ट्री जाएगी, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री से ये आईबी में जाएगी, आईबी इसका बैकग्राउंड चेक करेगी, फिर आईबी वापस देगी। इस पूरे प्रोसेस में कोई टाइमलाइन गिवन ही नहीं है। सरकार को कितने दिन में ये फाइल क्लियर करनी है ये कहीं नहीं लिखा है। इसका फायदा उठाकर सरकार कुछ फाइल्स को होल्ड पर डाल देती है। इसकी वजह से कुछ जजेस का सुप्रीम कोर्ट का टेन्योर छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके फ्यूचर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु वर्सेस वरुण मित्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सरकार को सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि जब कॉलेजियम जजेस की लिस्ट भेजती है और वो जिस सीनियरिटी में होती है, सरकार को भी वही सीनियरिटी मेंटेन करनी चाहिए। दरअसल सरकारों को शुरू से ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में दिलचस्पी रही है, इसीलिए टाइम में जब भी देश में कोई सरकार आई है उन्होंने इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। 1990 से पहले जब कॉलेजियम सिस्टम नहीं होता था तब ये काम डायरेक्टली होता था। जैसे 1973 में सरकार ने सीनियरिटी में चल रहे 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके उनसे जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था, क्योंकि उन 3 जजेस ने सरकार के खिलाफ जजमेंट दी थी। 1990s के बाद जब कॉलेजियम सिस्टम आया, फेमस 3 जजेस केस के बाद, तब से ये काम इनडायरेक्टली होता है। जैसे
2008-9 के टाइम पर जब कॉलेजियम ने 2 जजेस का नाम सरकार को भेजे थे, उसमें से सरकार ने जूनियर जज का नाम जल्दी अप्रूव कर दिया था, जिसकी वजह से उन जूनियर जज ने उनसे पहले शपथ ले ली थी और वो सीनियरिटी में उनसे ऊपर चले गए थे। ऐसे ही 2018 के टाइम पर कॉलेजियम ने एक सीनियर एडवोकेट और उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस का नाम एक साथ भेजा था, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियर थे, लेकिन सरकार ने एडवोकेट का नाम जल्दी क्लियर कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ओथ ले ली और जो जज थे उनका नाम बाद में अप्रूव किया गया, जिसकी वजह से उनकी सारी सीनियरिटी पीछे चली गई।